क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को आप स्मार्ट समझते हैं, हो सकता है वे असल में उतने स्मार्ट ना हो जितना कोई शांत, कम बोलने वाला इंसान जो भीड़ में गुमसा रहता है? आप सुन रहे हैं इंस्पायर डाइजेस्ट, और आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां अक्लमंदी का मतलब बदल जाता है। आज की कहानी एक किताब की जमीन पर रखी गई है, द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट, जिसे लिखा है हार्वे डॉयचनडॉर्फ ने। लेकिन हम इसे सिर्फ एक किताब की तरह नहीं, एक ऐसे दर्पण की तरह देखेंगे जिसमें आप अपना असली चेहरा देख पाएंगे, वो चेहरा जो आप अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जो स्कूल में औसत ग्रेड्स लाता है, ज्यादा बोलता नहीं, हर पार्टी में कोने में खड़ा रहता है। लेकिन वही इंसान कुछ सालों बाद एक सफल टीम लीडर बनता है। उसे सब पसंद करते हैं, उसके पास वक्त की कद्र है और वो मुश्किल हालात में भी ठंडे दिमाग से काम लेता है। आपने ऐसा इंसान जरूर देखा होगा। सवाल ये उठता है, ऐसा कैसे होता है? हार्वे डॉयचनडॉर्फ हमें बताने की कोशिश करते हैं कि यह सब आईक्यू से नहीं, बल्कि ईक्यू से होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब जरा अपनी आंखें बंद करें और सोचें, क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जो आपको बस सुन रहा था? उसने कोई सलाह नहीं दी, कोई समाधान नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप उसके साथ बैठकर हल्का महसूस कर रहे थे। वो क्या था? वो थी उसकी भावनात्मक उपस्थिति। यही है ईक्यू का जादू। किताब कहती है ईक्यू का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, दूसरों की भावनाओं को समझना, सही समय पर प्रतिक्रिया देना और बिना बोले भी एक जुड़ाव महसूस करना। हार्वी की शुरुआत होती है एक अहम सवाल से, आपको खुद को कितना समझ है? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन जब कोई इंसान अपने अंदर झांकता है, अपने गुस्से, दुख, ईर्ष्या और खुशी के स्रोत को पहचानता है, तभी वह दूसरों के लिए भी एक बेहतर इंसान बन पाता है। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, नाम मान लीजिए अर्जुन। पढ़ाई में ठीक ठाक, दोस्तों से थोड़ा दूर दूर, लेकिन एक बात उसमें खास थी। जब कोई परेशान होता तो अर्जुन बस चुपचाप पास बैठ जाता। धीरे धीरे उसके दोस्त उसे ढूंढने लगे, खासतौर पर तब जब वे खुद से नाराज होते। कॉलेज में लोग कहते, अर्जुन से बात करो, अच्छा लगेगा। वो क्या था अर्जुन में? वो था उसका ईक्यू। अर्जुन ने कभी किताबें पढ़कर यह नहीं सीखा था, लेकिन किताब कहती है आप इसे सीख सकते हैं। हार्वी बताते हैं कि ईक्यू के 5 मूल स्तंभ होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, स्वचेतना, सेल्फ रेगुलेशन, स्वयं पर नियंत्रण, मोटिवेशन, प्रेरणा, एम्पथी, सहानुभूति और सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। हम इन सभी को एक एक करके जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने अंदर जो चल रहा है उसे समझना। जैसे अगर आप गुस्से में हैं, तो क्या आप जानते हैं कि वो गुस्सा कहां से आ रहा है? क्या वह किसी खास शब्द से जुड़ा है, किसी पुराने अनुभव से, किसी डर से? हर बार जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, और यही पहला कदम होता है ईक्यू की ओर। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों से नाराज होते हैं, लेकिन असल में हम खुद से नाराज होते हैं। ईक्यू हमें यह समझने में मदद करता है कि यह नाराजगी बाहर नहीं, भीतर की है। एक और उदाहरण सुनिए। एक महिला थी राधिका। उसका ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण था। एक दिन वह अपने मैनेजर पर बुरी तरह चिल्ला बैठी। बाद में जब वह शांत हुई तो उसे समझ आया कि असल में वह अपने घर की परेशानियों से जूझ रही थी। ऑफिस तो बस एक बहाना था। अगर राधिका के पास सेल्फ अवेयरनेस होती, हम तो शायद वह उस स्थिति को बेहतर संभाल पाती। सेल्फ रेगुलेशन यानी उस भावनात्मक पहचान के बाद खुद को संतुलित करना। हम इंसान हैं, कभी दुख होगा, कभी क्रोध आएगा, लेकिन ईक्यू वाले लोग जानते हैं कि प्रतिक्रिया तुरंत देना जरूरी नहीं होता। उन्हें पता होता है कि चुप रहना भी एक प्रतिक्रिया हो सकती है, और कई बार वह सबसे प्रभावशाली होती है। हार्वे कहते हैं, जब आप किसी बात पर प्रतिक्रिया देने के पहले 3 गहरी सांसें लेते हैं तो आप ईक्यू को सक्रिय करते हैं। इसके बाद आता है मोटिवेशन, और यह वो प्रेरणा है जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है।
ईक्यू वाले लोग अपने भीतर की ऊर्जा से प्रेरित होते हैं। उन्हें हर वक्त किसी से सराहना की जरूरत नहीं होती। वे खुद को जानने की, खुद को बेहतर बनाने की और उद्देश्य के साथ जीने की चाह रखते हैं। एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, सिर्फ समझना नहीं, महसूस करना। किसी की आंखें देखकर आप समझ पाए कि वह दुखी है, यह सिंपैथी है। लेकिन आप उस दुख को अपने दिल में महसूस करें और फिर उसे जुड़ जाएं, वो है एम्पैथी। हार्वी एक उदाहरण देते हैं। एक ऑफिस मीटिंग में एक कर्मचारी बहुत शांत था। ईक्यू वाला लीडर उस मीटिंग के बाद चुपचाप उसके पास गया और कहा, क्या सब ठीक है? उस एक वाक्य ने उस कर्मचारी की जिंदगी बदल दी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। सोशल स्किल्स आखिरी लेकिन सबसे अहम स्तंभ। ईक्यू वाले लोग अच्छे संचारक होते हैं। वे बहस को संवाद में बदल सकते हैं, वे टीम बना सकते हैं, विश्वास जता सकते हैं और मुश्किल बातचीत को सरल बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में ऐसे क्षण आए हैं जब आप चाहते थे कि कोई आपको सुने, समझे और बस थोड़ा सा मान दे? अगर हां, तो आप भी ईक्यू के लिए तैयार हैं। हार्वे कहते हैं कि ईक्यू का विकास एक यात्रा है। इसमें अभ्यास चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर ईमानदारी चाहिए। अब बात करते हैं उस अभ्यास की जिससे आप अपने ईक्यू को बढ़ा सकते हैं। पहला अभ्यास है हर दिन 5 मिनट अकेले बैठकर सोचना, आज मैंने किस बात पर गुस्सा किया? क्या वह गुस्सा जायज था? क्या मैं उसे बेहतर संभाल सकता था? दूसरा अभ्यास, जब आप किसी से मिलें तो पूरी तरह उपस्थित रहें। मोबाइल न देखें, मन भटकने न दें, सिर्फ उनकी बात पर ध्यान दें। तीसरा अभ्यास, जब आप किसी को जज करें तो एक बार खुद से पूछें, क्या मैं उनकी जगह होता तो कैसा महसूस करता? हरवे बार बार कहते हैं, ईक्यू सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 16 के हैं या 60 के, हर उम्र में ईक्यू की जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर स्कूल में हमें ईक्यू पढ़ाया जाता तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। शायद कम गलतफहमियां होती, रिश्ते बेहतर होते और हम ज्यादा सुकून में होते। हार्वे की यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। वह हर पाठक से कहती है, खुद को जानिए, दूसरों को समझिए और इस दुनिया को थोड़ी सी कोमलता दीजिए। तो चलिए, अब हम उस रास्ते पर और आगे बढ़ते हैं जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। आपने सुना कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी ईक्यू 5 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। अब हम एक एक करके इन पर रोशनी डालेंगे। हर एक को एक यात्रा की तरह देखेंगे जो हमारे अंदर चलती है। हम शुरुआत करते हैं सेल्फ अवेयरनेस से, यानी स्वचेतना। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक दर्पण है, लेकिन यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसमें आपका चेहरा नहीं, आपकी भावनाएं दिखती हैं। जैसे ही आप इसमें देखते हैं, आप पहचानते हैं कि आज आप उदास क्यों हैं, या खुश क्यों नहीं हैं, या किसी बात पर बेचैन क्यों हो रहे हैं। हार्वी डॉयचेनडॉर्फ कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस वह जड़ है जिससे ईक्यू का पूरा पेड़ उगता है। जब आप अपने भीतर की भावनाओं को पहचानना शुरू करते हैं तो आप अपने व्यवहार को भी समझने लगते हैं। आप जान पाते हैं कि आप किस परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और क्यों। एक कहानी सुनिए। नील एक प्रोजेक्ट लीड है। जब भी कोई उसकी आलोचना करता है, वह चुप हो जाता है, असहज हो जाता है। वह गुस्सा नहीं करता, लेकिन भीतर से बेचैन हो उठता है। जब उसने अपनी भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि बचपन में उसका हर निर्णय आलोचना के घेरे में होता था। वह डर बैठा था उस वक्त से, और आज वही डर उसकी प्रतिक्रिया बन गया था। सेल्फ अवेयरनेस यही है। जब आप समझ पाते हैं कि आपकी आज की भावनाएं आपके अतीत की गूंज है। अब आते हैं सेल्फ रेगुलेशन पर। यह वो कला है जिससे हम अपने आप को टूटने नहीं देते। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है और हम पलटकर जवाब देने के बजाय कुछ देर रुकते हैं, सांस लेते हैं और सोचते हैं, तब हम सेल्फ रेगुलेशन का प्रयोग कर रहे होते हैं। हार्वी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक शिक्षक जिनका छात्र हर दिन क्लास में शोर करता था। एक दिन उन्होंने उसकी सीट पर बैठकर बस उससे पूछा,
आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उस एक सवाल ने छात्र को रोने पर मजबूर कर दिया। पता चला कि घर में बहुत कुछ गलत चल रहा था। अगर शिक्षक गुस्से में सिर्फ डांटते तो शायद वो छात्र कभी खुलता ही नहीं। सेल्फ रेगुलेशन हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया में शक्ति है, लेकिन सही समय पर दी गई प्रतिक्रिया में शांति होती है और वही सबसे असरदार होती है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। वह आंतरिक आग जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, भले ही हालात मुश्किल क्यों ना हो। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग किसी बाहरी पुरस्कार की प्रतीक्षा नहीं करते। वे अपनी प्रेरणा अपने मूल्यों और लक्ष्यों से पाते हैं। उन्हें सफलता सिर्फ पैसे या पद में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में दिखती है। एक उद्यमी की कहानी लीजिए, सिया, जिसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर एक सामाजिक संगठन की शुरुआत की। लोग बोले पागल हो गई है, लेकिन सिया के अंदर एक स्पष्ट उद्देश्य था, शिक्षा को गांव-गांव पहुंचाना। वह हर दिन थकती थी, लेकिन हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठती थी। यह ऊर्जा बाहर से नहीं, भीतर से आती थी। वही सच्ची मोटिवेशन है। हार्वे कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी चीज के लिए काम करते हैं जिसमें आप यकीन रखते हैं, तो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता खुद बढ़ने लगती है। अब हम आते हैं एम्पैथी पर, जो शायद ईक्यू का सबसे कोमल और सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। एम्पैथी का मतलब है किसी की पीड़ा को समझना नहीं, उसे महसूस करना। यह वो भावना है जो दो अजनबियों के बीच एक गहरी डोर बांध देती है। एक अस्पताल की कहानी सुनिए। एक नर्स जिसका नाम अंजलि था, हर मरीज को वह सिर्फ इलाज नहीं देती थी, बल्कि एक मुस्कान भी देती थी, एक हाथ पकड़कर दिलासा भी देती थी। एक दिन एक मरीज ने कहा, आपका हाथ पकड़ने से ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। अंजलि ने सिर्फ दवाएं नहीं दी थी, उसने एम्पैथी दी थी। एम्पैथी हमारे रिश्तों को गहराता है। जब हम किसी को सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, उसकी चुप्पी से भी समझ लेते हैं, तो वह रिश्ता आत्मा से जुड़ जाता है। हार्वे कहते हैं, एम्पैथी की शुरुआत सुनने से होती है, लेकिन पूरी होती है महसूस करने से। और अब आखिरी स्तंभ, सोशल स्किल्स। यह वह गुण है जो एक व्यक्ति को लोगों से जोड़ता है, टीम बनाता है, विश्वास जीतता है और एक अच्छा नेता बनाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत बोलना या लोगों को प्रभावित करना आता हो। सोशल स्किल्स का मतलब है सही समय पर सही बात कह पाना और जरूरत पर चुप भी रह जाना। एक कहानी, रवि एक एचआर मैनेजर। उसने अपनी टीम को कभी जोर से नहीं डांटा, कभी कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन उसकी टीम उसे सबसे अच्छा लीडर मानती थी। क्यों? क्योंकि वह सुनता था। जब भी कोई परेशानी होती, रवि पूरी बात सुनता, सवाल करता और सुलझाने में मदद करता। सोशल स्किल्स संवाद बनाते हैं, वो संवाद जो बहस से नहीं, विश्वास से उपजता है। हार्वे की किताब कहती है कि इन 5 स्तंभों को आप रोज की जिंदगी में अभ्यास से मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए कोई क्लास की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ईमानदार कोशिश चाहिए। अब कुछ अभ्यास जो इन स्तंभों को आपकी जिंदगी में उतार सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, हर रात सोने से पहले अपने दिन की भावनाओं की समीक्षा करें। क्या आज कोई बात आपके मन को छू गई? क्यों? सेल्फ रेगुलेशन के लिए, अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांसें लें। मोटिवेशन के लिए, हर हफ्ते अपने लक्ष्य को लिखें और सोचें, मैं ये क्यों करना चाहता हूं। एम्पैथी के लिए, जब कोई दोस्त उदास दिखे तो क्या हुआ पूछने से पहले बस उसके पास बैठें, चुपचाप। सोशल स्किल्स के लिए, हर बातचीत में एक बार कोशिश करें सामने वाले की बात पूरी होने तक बिना टोके सुनने की। इन छोटे छोटे अभ्यासों से आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। ईक्यू कोई एक बार में सीखी जाने वाली चीज नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है, एक यात्रा है। हार्वे कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस वो कला है जो आपकी जिंदगी को निखारती है, लेकिन दूसरों की जिंदगी को भी रोशन कर देती है। अब आप सोच सकते हैं, क्या मैं ये सब कर सकता हूं? तो जवाब है हां। हर इंसान में ईक्यू की क्षमता होती है। आप जब भी अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, जब भी किसी की बात ध्यान से सुनते हैं,
जब भी आप किसी पर गुस्से में चुप रहते हैं, आप ईक्यू को जी रहे होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, एक मीटिंग में जाते हैं, फिर किसी कलीग से बहस हो जाती है, बॉस से डांट पड़ती है, और फिर भी शाम को आप घर लौटकर मुस्कुरा पाते हैं। यह चमत्कार कैसे होता है? यह चमत्कार होता है इमोशनल इंटेलिजेंस से। हमने ईक्यू के 5 स्तंभों को जाना। अब हम देखेंगे कि ये सिद्धांत हमें कहां कहां बदल सकते हैं, न सिर्फ हमारे अंदर बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में भी। शुरुआत करते हैं कामकाजी जीवन से, यानी हमारा करियर। हार्वी डॉयचेनडॉर्फ कहते हैं कि आज की दुनिया में केवल तकनीकी ज्ञान या आईक्यू आपको आगे नहीं ले जाता। असली अंतर तब पैदा होता है जब आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं और तनावपूर्ण स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यही सब ईक्यू के पहलू हैं। एक उदाहरण लेते हैं। माया एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। तकनीकी रूप से उसकी टीम के 2 सदस्य उससे ज्यादा कुशल हैं, लेकिन हर बार जब टीम को किसी संकट का सामना करना पड़ता है तो सभी माया की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि माया सुनती है, शांत रहती है, समाधान पर ध्यान देती है और सबको साथ लेकर चलती है। हार्वी इस तरह के नेतृत्व को रेजोनेंट लीडरशिप कहते हैं, जहां आपका ईक्यू ही आपकी ताकत बन जाता है। ऑफिस में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुछ बेहद महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। फीडबैक देना और लेना। एक ईक्यू वाला इंसान फीडबैक को आलोचना की तरह नहीं, अवसर की तरह देखता है, और जब वह किसी को फीडबैक देता है तो शब्दों की जगह भावनाओं को ज्यादा अहमियत देता है। मैनेजमेंट। जब कोई आपसे असहमत होता है तो आप जवाब देने की जगह समझने की कोशिश करते हैं। यही ईक्यू की ताकत है। टीम वर्क। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर इंसान की एक अलग कहानी है और उसकी हर प्रतिक्रिया उसी कहानी से जुड़ी है, तो आप टीम को सिर्फ चलाते नहीं, उसे जोड़ते हैं। हार्वे के मुताबिक आज के सबसे सफल प्रोफेशनल्स वही हैं जो भावनात्मक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से संवेदनशील हैं। वे सिर्फ एक्सेल शीट नहीं पढ़ते, वे चेहरे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। यह ईक्यू की सबसे अधिक जरूरत होती है, चाहे वह माता पिता हो, जीवन साथी हो, दोस्त हो या सहकर्मी। हर रिश्ता भावनाओं की जमीन पर खड़ा होता है, और जब भावनाएं समझी नहीं जाती तो वही रिश्ता दरकने लगता है। कल्पना कीजिए एक शादीशुदा जोड़ा जिसमें दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अक्सर झगड़ते हैं। वजह? किसी ने किसी की बात पूरी तरह नहीं सुनी। ईक्यू यही सिखाता है, सुनो, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भी। एक कहानी रोहित और भावना की। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके झगड़े बढ़ने लगे। रोहित हर बार कहता, तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करती हो, और भावना कहती, तुम सुनते नहीं हो। हार्वी कहते हैं कि ईक्यू रिश्तों में वो पुल बनाता है जो 2 किनारों को जोड़ता है। रोहित ने किताब पढ़ी और उसने एक दिन पहली बार सिर्फ चुपचाप भावना को सुनना शुरू किया, बिना जज किए, बिना टोके, और बस इतना ही काफी था उनके रिश्ते को नया रूप देने के लिए। ईक्यू रिश्तों को बचाता है और उन्हें नया अर्थ देता है। हार्वी के मुताबिक ईक्यू वाले रिश्ते सुनना जानते हैं, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। माफ करना जानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। स्पेस देना जानते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि कभी कभी खामोशी भी संवाद होती है। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जहां ईक्यू सबसे ज्यादा जादू करता है, स्वयं से रिश्ता। हम अक्सर खुद से नाराज रहते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद को अनदेखा करते हैं। लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि सबसे पहले हमें खुद को सुनना होगा, अपनाना होगा और माफ करना होगा। हार्वी कहते हैं, सेल्फ कंपैशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ईक्यू वाले लोग जानते हैं कि गलतियां होंगी, लेकिन वे खुद को ज्यादा देर तक दोष नहीं देते। वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा, और आगे बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि हम इन सिद्धांतों को रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। सुबह उठते ही मोबाइल न देखें, बस 2 मिनट बैठकर एक सवाल पूछें,
आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, फिर उस भावना को बिना बदले बस महसूस करें। ये सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत है। ऑफिस जाते समय जब ट्रैफिक में फंसे तो गुस्सा आने पर म्यूजिक लगा लें, एक गहरी सांस लें और सोचें, क्या यह स्थिति मेरे गुस्से के लायक है? यह सेल्फ रेगुलेशन है। किसी साथी की सफलता पर ईर्ष्या हो तो खुद से कहें, मैं उसके लिए खुश हूं और मेरी राह अलग है। यह मोटिवेशन है। जब कोई दोस्त उदास दिखे और बोले सब ठीक है, तो शब्दों से नहीं, उसकी आंखों से जवाब ढूंढने की कोशिश करें। यह एम्पैथी है। और जब कोई बात कहे तो बीच में न टोकें, सिर्फ सुने। यह सोशल स्किल है। हार्वे कहते हैं कि ईक्यू का विकास तभी होता है जब हम जानबूझकर बार बार अभ्यास करते हैं। अब जानते हैं कि ईक्यू कैसे तनाव से लड़ने में मदद करता है। तनाव का सबसे बड़ा कारण है हम अपनी भावनाओं को पहचानते नहीं। हम उन्हें दबा देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ईक्यू हमें सिखाता है कि भावनाओं को स्वीकारना पहला कदम है। जब आप यह मान लेते हैं कि हां, मैं परेशान हूं, तभी आप राहत की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। हार्वे बताते हैं कि जिन्होंने ईक्यू विकसित किया है वे तनाव को खत्म नहीं करते, वे उसे संभालना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों में ईक्यू कैसे विकसित किया जाए। आज की शिक्षा प्रणाली ज्यादातर आईक्यू पर केंद्रित है, लेकिन अगर हम बचपन से बच्चों को सिखाएं कि अपने गुस्से को पहचानना भी उतना ही जरूरी है जितना गणित सुलझाना, तो हम एक ज्यादा संवेदनशील और समझदार समाज बना सकते हैं। बच्चों को ईक्यू सिखाने के लिए उनसे पूछे, तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और उनके जवाब को गंभीरता से लें। जब वे रोए या नाराज हो तो कहें, यह भावना आना ठीक है। उन्हें सिखाएं कि गुस्सा आना बुरा नहीं, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा देर तक रखना नुकसानदायक है। हार्वे की किताब में ईक्यू का यह पहलू बहुत सुंदर ढंग से सामने आता है कि ईक्यू केवल एक कौशल नहीं, यह एक संस्कार है। ईक्यू से जुड़ी कुछ भ्रांतियां भी है, जैसे कि ईक्यू सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होता है। नहीं, ईक्यू अभ्यास से बढ़ता है। यह लिंग से जुड़ा नहीं। अगर मैं ज्यादा भावनात्मक हूं तो मैं कमजोर हूं। उल्टा, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें व्यक्त करना ताकत की निशानी है। ईक्यू वालों को गुस्सा नहीं आता। नहीं, वे गुस्से को पहचानते हैं और प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। हार्वे कहते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट लोग भावनाओं को छिपाते नहीं, उन्हें दिशा देते हैं। अब आखिर में एक सुंदर कहानी। एक गांव में एक बुजुर्ग थे जिन्हें सब बाबा कहते थे। लोग उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन एक युवक उनसे पूछ बैठा, बाबा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? लोग आपको अपमानित भी करते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते हैं। बाबा बोले, क्योंकि मैंने यह समझ लिया है कि उनकी बात उनके मन से आई है, मेरे मन से नहीं। और मैं अपने मन को क्यों दूषित करूं किसी और के कारण? यही है ईक्यू। जब आप तय करते हैं कि कौन सी भावना को अपने भीतर आने देना है और किसे दरवाजे पर रोक देना है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत सुबह जागते हैं, खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही है। आप अपने दिन की शुरुआत एक गहरी सांस से करते हैं, और इस बार आप किसी मैसेज, किसी ईमेल या अलार्म की घबराहट से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति से उठते हैं। यहीं से शुरू होती है ईक्यू को जीने की कला। हार्वे डॉयचेंडॉर्फ इस पुस्तक में बार बार कहते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता कोई रहस्यमयी प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली आदत है। और हर दिन की शुरुआत आपको मौका देती है कि आप अपनी भावनाओं के साथ कैसे रहना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ बेहद सरल लेकिन गहरे अभ्यासों से, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। पहला अभ्यास, भावना जागरूकता डायरी। हर दिन रात को सोने से पहले बस 5 मिनट एक डायरी में यह लिखें, आज आपने क्या महसूस किया, किस बात पर आपको सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया हुई, उस भावना का स्रोत क्या था, वह क्षण, वह शब्द या वह व्यक्ति। यह अभ्यास सेल्फ अवेयरनेस को रोज रोज बढ़ाता है। धीरे धीरे आप पहचानने लगेंगे कि कुछ बातें बार बार आपको दुखी करती हैं या कुछ लोग आपके भीतर ऊर्जा भर देते हैं। जब आप यह समझने लगते हैं तो आप अपनी भावनाओं के ड्राइवर को पकड़ लेते हैं।
दूसरा अभ्यास, 3 सांसों का नियम। जब भी आप किसी ऐसे संवाद में हो जहां बहस या टकराव हो सकता है, जैसे किसी मीटिंग में, रिश्ते में या कॉल पर, उस समय प्रतिक्रिया देने से पहले 3 गहरी सांसें लें। हार्वी इसे पॉज पावर कहते हैं। ये 3 सांसें आपको उस क्षण से जोड़ती है, आपकी भावना को पहचानने में मदद करती है और आपकी प्रतिक्रिया को आपके मूल्यों से मिलाती है। यानी आप उस समय वही कहेंगे जो आपको कहना चाहिए, न कि जो गुस्से में आता है। तीसरा अभ्यास, किसी और के जूतों में चलना। हर दिन कम से कम एक बार किसी व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपको परेशान किया हो। फिर खुद से यह सवाल पूछिए, अगर मैं उनकी जगह होता, उनके अनुभव, उनकी परवरिश, उनके हालात के साथ, तो क्या मैं भी वैसा ही करता? यह एम्पैथी का गहरा अभ्यास है। इससे आप दूसरों को सिर्फ समझते नहीं, उन्हें महसूस करने लगते हैं। हार्वे कहते हैं, एम्पैथी बिगिंस वेयर जजमेंट एंड्स। चौथा अभ्यास, शांत संवाद की आदत। हम में से ज्यादातर लोग संवाद में जवाब देने की जल्दी में होते हैं, लेकिन ईक्यू वाला संवाद ऐसा होता है जहां हम रुकते हैं, सुनते हैं और जवाब तब देते हैं जब शब्दों में विनम्रता आ जाए। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें, कोशिश करें कि आप उनकी बात बीच में न काटें, और जब जवाब दें तो उसमें एक सवाल जोड़ें, क्या मैं ठीक समझ रहा हूं? ये छोटे संवाद ईक्यू को गहरा बनाते हैं। पांचवा अभ्यास, सेल्फ कंपासन, यानी खुद से करुणा। हर रात अपने आप से कहें, मैंने आज जो भी किया, जितना कर पाया, उतना ही मेरे आज के लिए पर्याप्त था। यह लाइन सुनने में छोटी है, लेकिन इसमें हीलिंग छिपी है। हार्वे कहते हैं कि हम खुद के सबसे सख्त आलोचक होते हैं, लेकिन ईक्यू हमें सिखाता है खुद के साथ दोस्ती कैसे करें। अब आइए ईक्यू के कुछ आम अवरोधों की बात करें। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है भावनाएं समझने का। लेकिन हार्वी का जवाब है, अगर आप भावनाओं को नहीं समझेंगे तो वही भावनाएं आपको चलाएंगी, और तब आपके पास उन्हें ठीक करने का समय भी नहीं होगा। दूसरा अवरोध है, क्या मुझे इतना भावुक होना चाहिए? हार्वे साफ कहते हैं, ईक्यू और भावुकता में फर्क है। भावुकता बिना नियंत्रण के बहाव है, और ईक्यू वह शक्ति है जो इस बहाव को दिशा देती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बदलावों की जो आपने अगर अपने व्यवहार में उतारे तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। छोटा बदलाव, एक गुड मॉर्निंग कहना सिर्फ आदत नहीं, कनेक्शन है। हर दिन ऑफिस पहुंचते ही किसी के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नमस्ते कहें। यह सरल सा काम सामने वाले को महसूस कराता है कि वह दिख रहा है, उसका होना मायने रखता है। छोटा बदलाव दो, मैं समझ सकता हूं जैसे शब्दों का प्रयोग। जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो तो सबसे पहले बोले, मैं समझ सकता हूं कि यह आपके लिए कितना कठिन रहा होगा। ये शब्द आपकी सहानुभूति को दिखाते हैं, जो सामने वाले की हीलिंग में मदद करते हैं। छोटा बदलाव 3, थोड़ा वक्त लीजिए सोचने के लिए। जब कोई उलझन में हो, उसे तुरंत सलाह न दें। उसे कहें, कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा सोच ले। यह पंक्ति सामने वाले को स्पेस देती है, और ईक्यू वाले लोग स्पेस देना जानते हैं। अब बात करते हैं ईक्यू के उस पक्ष की जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, खुद को सीमाएं देना। हार्वी बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी की मदद करें, हर वक्त उपलब्ध रहें। ईक्यू वाले लोग न कहना भी जानते हैं, और बिना अपराध बोध के। अगर आप थक चुके हैं तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा कहना ईक्यू है। अगर कोई आपकी भावनाओं को बार बार चोट पहुंचा रहा है तो मैं थोड़ा दूर रहना चाहता हूं कहना ईक्यू है। हार्वे का मानना है कि आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आपने अपने भीतर की सीमाओं को पहचाना हो। अब कुछ कहानियां जहां लोगों ने छोटे ईक्यू अभ्यासों से बड़ी जिंदगी बदली। कहानी 1, सीमा, जो एक स्कूल टीचर थी, रोज अपने छात्रों को डांटती थी, खुद भी परेशान रहती थी। फिर उसने 1 महीने के लिए रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो का अभ्यास किया। नतीजा, उसके छात्र ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए और वह खुद शांत रहने लगी। कहानी 2, विक्रम, एक कॉर्पोरेट लीडर जिसकी टीम बिखर रही थी। उसने हर हफ्ते एक लिसनिंग सर्कल शुरू किया
जहां लोग खुलकर बोल सकते थे बिना डर के। 6 महीने में उसकी टीम सबसे प्रेरित टीम बन गई। कहानी 3। नीलिमा, एक मां जिसने हर रात अपने बच्चे से एक ही सवाल पूछना शुरू किया। आज तुमने कौन सी भावना सबसे ज्यादा महसूस की? बच्चे ने एक दिन कहा, मुझे आज स्कूल में डर लगा, लेकिन मैं उसे बोल नहीं पा रहा था। ईक्यू ने उस मां बेटे के रिश्ते को गहराई दी। हार्वे कहते हैं, ईक्यू बदलती नहीं है, वह खुलती है। क्या आप जानते हैं कि ईक्यू विकसित करने से आपके मस्तिष्क की संरचना भी बदलती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार जब आप भावनात्मक अभ्यास करते हैं, जैसे माइंडफुलनेस, एक्टिव लिसनिंग या जर्नलिंग, तब मस्तिष्क का वह हिस्सा जो एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है, वह और ज्यादा सक्रिय और मजबूत हो जाता है। यानी ईक्यू सिर्फ आपकी आदतें नहीं, आपकी जैविक संरचना भी बेहतर बनाता है। हार्वे की यह किताब केवल सोचने की नहीं, जीने की विधि है। इसका हर अध्याय आपको एक नए आप से मिलवाता है, जो शांत है, स्थिर है और हर परिस्थिति में समझदार निर्णय ले सकता है। इस चौथे भाग में हमने जाना छोटे अभ्यास कैसे बड़ी आदत बनते हैं, ईक्यू हमारे करियर, रिश्तों और आत्मसंवाद में कैसे उतरता है, सीमाएं देना और अन कहना ईक्यू का हिस्सा है, और कैसे हम हर दिन थोड़े थोड़े बदलाव से अपने ईक्यू को उन्नत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है, कभी तेज, कभी शांत, कभी चट्टानों से टकराती तो कभी समतल जमीन पर फिसलती। यही है भावनात्मक जीवन, हर दिन बदलता हुआ, बहता हुआ। और ईक्यू वही कला है जिससे हम इस बहाव में खुद को बहने नहीं देते, बल्कि उसे दिशा देना सीखते हैं। हार्वी डॉयचेनडॉर्फ की यह किताब कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक मिरर है जो बार बार आपको दिखाती है कि आप अपनी भावनाओं के साथ कैसे पेश आते हैं और कैसे उनका नेतृत्व करते हैं। शुरुआत करते हैं इस विचार से, ईक्यू कोई मंजिल नहीं, एक ऑनगोइंग अभ्यास है। हार्वी बताते हैं कि ईक्यू कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे एक बार सीख लेने के बाद आप भूल जाएं। ये वैसा ही है जैसे व्यायाम, रोज करें तो शरीर स्वस्थ, न करें तो जड़ता आ जाती है। ईक्यू भी वैसे ही आपकी आत्मा का व्यायाम है। तो सवाल उठता है, क्या मैं इसे पूरी तरह अपना बना सकता हूं? उत्तर है हां, लेकिन इसके लिए जरूरत है सच्चे अभ्यास, ईमानदार आत्मनिरीक्षण और थोड़ी सी विनम्रता की। हार्वी ईक्यू को 6 स्तरों में बांटते हैं और यह बताते हैं कि जैसे जैसे आप इन स्तरों को पार करते हैं, आप भावनात्मक रूप से मजबूत, स्पष्ट और दूसरों से गहराई से जुड़े हुए महसूस करने लगते हैं। चलिए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस, आप जानते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं। लेबलिंग इमोशंस, आप उन्हें नाम दे पाते हैं, गुस्सा, दुख, चिंता, निराशा। एक्सेप्टिंग इमोशंस, आप उन्हें दबाते नहीं, उनका स्वागत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ट्रिगर्स, आप जानते हैं कि किन घटनाओं से कौन सी भावना जन्म लेती है। रेगुलेटिंग रिस्पॉन्स, आप प्रतिक्रिया को चुनते हैं, प्रतिक्रिया आपको नहीं चुनती। एम्पावरिंग रिलेशनशिप्स, आप अपने ईक्यू से दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें जोड़ते हैं। अब आइए इस पूरी ईक्यू यात्रा की कुछ प्रेरणादायक कहानियों से सीखें कि कैसे लोग इस विचार से न सिर्फ बदले, बल्कि दूसरों के लिए परिवर्तन का स्रोत बन गए। कहानी 1, सौरभ का बदलाव। सौरभ एक तकनीकी टीम में काम करता था, बहुत अच्छा कोडर, लेकिन टीम में उसे घमंडी समझा जाता था। उसे कोई कुछ कहता तो वह नाराज हो जाता, तुनक कर जवाब देता। एक दिन उसे उसकी मैनेजर ने द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट किताब दी। सौरभ ने पहला अभ्यास किया, अपने गुस्से के पीछे की भावना को पहचानना। कुछ हफ्तों बाद सौरभ को एहसास हुआ कि वह जब भी किसी की बात को आलोचना समझता था, असल में वह खुद को असुरक्षित महसूस करता था। उसने अभ्यास किया, रुकना सीखा, सवाल पूछना सीखा। 3 महीने में वही सौरभ अब टीम का सबसे सम्मानित सदस्य बन गया। हार्वी कहते हैं, When we begin to understand our reactivity, we begin to reclaim our power. कहानी 2, नीरा की नई शुरुआत। नीरा एक स्कूल की प्रिंसिपल थी, काफी सख्त और अनुशासन प्रिय, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ उससे डरने लगा, बातचीत कम करने लगा।
एक दिन उसने ईक्यू पर एक वर्कशॉप करवाई। उसने वहां पहली बार सुना। सुनने की आदत किसी संस्था की आत्मा बदल सकती है। नीरा ने अगले हफ्ते अपनी स्टाफ मीटिंग में कुछ नहीं कहा, बस हर शिक्षक से पूछा, आप किस बात से जूझ रहे हैं? वो मीटिंग एक टर्निंग पॉइंट बन गई। अब नीरा उस संस्था की सुनती हुई ताकत कहलाती है। हार्वी के शब्दों में, लीडरशिप इज नॉट इन अथॉरिटी, इट्स इन अटेंशन। अब आइए समझते हैं कि ईक्यू का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है। जब आप ईक्यू के साथ जीते हैं तो आप रिश्तों को बिना चोट पहुंचाए स्पष्टता से सुलझा पाते हैं। आप करियर में ज्यादा स्थिर और विश्वसनीय बनते हैं। आप अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं, चाहे बाहर कितना भी तूफान हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने बच्चों, साथियों, समाज को एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिसे देखकर वे भी बदलना चाहते हैं। हार्वे की यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि ईक्यू का दायरा सिर्फ व्यक्तिगत या व्यावसायिक नहीं, यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ सहानुभूति, विनम्रता और समझदारी से पेश आते हैं तो हम एक ज्यादा करुणामय समाज बनाते हैं। अब बात करते हैं ईक्यू को दीर्घकालीन आदत कैसे बनाएं। इमोशन चेक इन। दिन में 2 बार खुद से पूछें, मैं अब भी कैसा महसूस कर रहा हूं? और इस सवाल का उत्तर किसी भाव से दें, न कि किसी विचार से। रिफ्लेक्ट बिफोर रिएक्टिंग। किसी भी झगड़े, तकरार या बहस के बाद 5 मिनट शांति से बैठें और सोचें, मैंने कैसा प्रतिक्रिया दी और मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दिन के अंत में उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आज शुक्रगुजार हैं। यह अभ्यास आपके ईक्यू को गहराता है। मंथली सेल्फ ईक्यू ऑडिट। महीने के अंत में डायरी में एक समीक्षा करें। मैंने इस महीने कौन कौन सी भावनाएं सबसे ज्यादा महसूस की, कौन से क्षणों में मैंने संयम बरता और कौन से क्षणों में बह गया। इन 4 आदतों से ईक्यू आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा और फिर यह स्वाभाविक हो जाएगा। अब अंत में हम वापस चलते हैं उस पहले वाक्य की ओर जिससे यह यात्रा शुरू हुई थी। क्या आपको भी कभी लगता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते? हार्वी कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान नहीं पाते। और जब हम ईक्यू विकसित करते हैं तो हम उस ऊर्जा के साथ संवाद करना सीखते हैं। आपका ईक्यू आपकी दुनिया को बदलने की चाबी है। रिश्ते, करियर, आत्मबल सब उसी से खिलते हैं। अब अंतिम विचार। इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल जो आपको रोज सुबह उठते ही पूछना है, मैं आज किस भावना के साथ जीना चाहता हूं? जवाब कोई भी हो, प्रेम, करुणा, साहस, सच्चाई, उसे दिन भर अपने साथ रखिए। यही है ईक्यू को जीना। यही है द अदर काइंड ऑफ स्मार्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।